बीकॉम द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र हिंदी द्वितीय भाषा प्रश्न पत्र क्रमांक 4 अर्थात हिंदी द्वितीय संप्रेषण मूलक एवं व्यावसायिक हिंदी भाग 2 में आपका फिर से स्वागत है। हर बार की तरह हम पहले छात्रों के नामों का उच्चारण आपके सम्मुख करेंगे ताकि ये बाद में वीडियो देखकर उन्हें भी शामिल होने के लिए प्रेरणा प्राप्त हो। एक मिनट। उमेश जीवन अन्न भूले, अंबाजी मल्लप्पा बनसोड़े, अक्षय संजय भड़, श्रीकांत बजरंग चौहान, हनुमंत काशीनाथ दाते, प्रफुल्ल युवराज गायकवाड़, राहुल किशन गोरे, अश्विनी महादेव जाधव, तेजस आदिनाथ कदम, सुदर्शन नवनाथ कानड़े, बालाजी राजेंद्र कंदे, भूषण अमोल कठारे, नीलेश जालिंधर खापरे, अभिषेक विजय कुमार क्षीरसागर, साइली शाहजी लोंढे, ऋतुजा दशरथ माने, ओमकार सोमनाथ कोड़गे पाटिल, जैद जावेद शेख, शुभम प्रभाकर शेड़के, विशाल विजय सुरुवसे, मुकेश भारत सुरुवसे, कार्तिक बजरंग थोरात, पृथ्वीराज पद्माकर वाकुरे और तनुजा बलवंत यल्लल। आपका नाम अश्विनी जाधव है ना? अश्विनी हाँ जी? सर। हाँ, अश्विनी जाधव ही है ना? हाँ ठीक है, सर। ठीक है, ठीक है। आरंभ करते हैं। देखिए, गत सप्ताह की तासिकाओं में हमने एक नया पाठ शुरू किया था जिसका शीर्षक था बैंकिंग। और बैंकिंग का साधारण परिचय, सामान्य परिचय आपको मराठी माध्यम से या अंग्रेजी माध्यम से पहले ही हो चुका होगा। फिर भी हम ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बैंकों की शुरुआत कैसे हुई। और गत सत्र में हमने ये देखा था कि पहले विश्व युद्ध के बाद प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय कर दिया गया और 1 जनवरी 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर एक एम्पिरिकल बैंक बनाया गया। 1955 में इसी बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया, जो इस समय की सबसे महत्वपूर्ण बैंक हमारी है। वैसे यह बैंक एक व्यापारी बैंक था, लेकिन उसे केंद्रीय बैंक के कुछ काम भी सौंपे गए। 10 वर्ष तक इसने सरकार के बैंकर के रूप में कार्य किया। कुछ हदों तक यह बैंकों का भी बैंक था। 1921 से 1924 तक का जो समय है वह बैंकों के लिए बहुत संकट का समय था। इस बीच छोटे बड़े लगभग 500 बैंकों का दिवाला निकल गया और 1930 तक बैंकिंग को सुदृढ़ बनाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस प्रकार से भारत में बैंकों का इतिहास है। इसके उपरांत भी हम जाएंगे। एक बात मैंने उस समय आपको बताई थी, वो ये थी कि हमारे स्वाधीनता सेनानियों में से एक पंजाब के श्री लाला लाजपत राय जी ने पंजाब की बैंक स्थापित की थी, पंजाब नेशनल बैंक। वो आज भी चल रही है। अब ये जो ऊपर उल्लेख की हुई बैंक है, इंपेरिकल बैंक, जो सरकारी बैंक थी, उसने नोट जारी करने का काम नहीं करना था। उसका काम नोट जारी करने का नहीं था। जो मुद्रा जारी करनी थी वो नहीं था। यह काम स्वयं सरकार किया करते थे। सन 1926 में रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान रखिए, नाम ध्यान में रखें, रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसे हिल्टन यंग कमीशन भी कहा जाता है, उसने ये सुझाव दिया कि केंद्र सरकार तथा इंपेरिकल बैंक के बीच केंद्रीय बैंकिंग के कारोबार के बंटवारे को समाप्त कर दिया जाए और अलग से एक केंद्रीय बैंक बना दिया जाए जो बैंकिंग का संपूर्ण कार्य स्वयं करे। इस संबंध में 1927 में
एक बिल भी पेश किया गया संसद में, भारतीय संसद में, हालांकि वो अंग्रेजों की संसद थी, किंतु मतभेद के कारण बिल पास नहीं हो पाया। यही प्रश्न फिर 1933 में उठाया गया। 6 मार्च 1934 में उपर्युक्त बिल पास हो गया, पारित कर लिया गया, जिसके फलस्वरूप 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जो आज नोट मुद्रण का बहुत महत्वपूर्ण काम करती है और बाकियों का कर्जा देने का बहुत बड़ा काम करती है। सारी बैंक इसी बैंक के अंतर्गत आती है। कौन सी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या जिसको हम भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। यह बैंक पहले शेयरधारियों का बैंक था, जिसकी कुल शेयर पूंजी उस जमाने में 5 करोड़ रुपये थी और वह 100 रुपये के पूर्णतः प्रदत्त 5 लाख शेयर विभाग थे। मतलब कोई छोटा बड़ा नहीं था, 100 रुपए के 5 लाख शेयर थे। इस प्रकार पद्धति से 5 करोड़ की संपत्ति उनकी थी। बाद में 1 जनवरी 1949 को, जब देश स्वतंत्र हुआ उसके उपरांत की बात है, 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। नहीं, राष्ट्रीयकृत हो गई ये बैंक, और बैंक तब से पूर्णतः सरकारी बैंक बन गए, अब तक नहीं था। देश स्वतंत्र हो जाने के बाद बैंकिंग के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी घटना अगर कोई है तो वह यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीयकृत हो गई और वो सरकारी बैंक बन गई। 31 मार्च 1947 तक बर्मा सरकार के बैंकर के रूप में इसने कार्य किया था। उस समय बर्मा हमारे देश में शामिल था, ध्यान रखिए। हमारा देश टूटते टूटते गया, अफगानिस्तान निकल गया, बर्मा निकल गया, जिसको आजकल म्यांमार कहा जा रहा है, बाद में श्रीलंका निकल गया, बाद में पाकिस्तान, बांग्लादेश, देश सिकुड़ता गया अंग्रेजों की नीति के कारण। देश अखंड नहीं रहा, खंडित होने लगा था। 30 जून 1948 तक पाकिस्तान सरकार के लिए भी केंद्रीय बैंकिंग की सेवाएं दी, क्योंकि 1947 में हम भले ही स्वतंत्र हुए हों, लेकिन पाकिस्तान बन रहा था और 48 तक, मतलब 30 जून 1948 तक ये बैंक पाकिस्तान के लिए भी काम करता रहा। रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है और संसार के सभी देशों के केंद्रीय बैंक जो कार्य करते हैं वह कार्य यह भी करता है, मुख्य रूप से नोट जारी करने का। अब देखिए, कोई भी नोट हो, मैं 1-2 नोट आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो नोट है, इस नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ लिखा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक, या जिसको अंग्रेजी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंग्रेजी में कहा जाता है, वह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक का सबसे बड़ा कार्य अगर कोई है तो नोट छापना है। यानी जो मुद्रा, जिस मुद्रा के द्वारा व्यवहार हो सके, हमारे व्यावसायिक व्यवहार हो सके, वाणिज्यिक व्यवहार हो सके, उसको छापने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य यह बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक करती है। उसके साथ और कौन कौन से कार्य हैं? ये बैंकों का बैंक है, मतलब सारे बैंक इसी बैंक के अंतर्गत आते हैं और सरकार के बैंकर हैं, और उसकी सामाजिक आर्थिक नीतियों के अनुरूप अर्थव्यवस्था को ढालने तथा कीमतों को स्थिरता बनाए रखने का काम करता है। इस बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है एक, नोट छापना, फिर दूसरी बात बैंकों का बैंक, सरकारी बैंकर ये है, और सामाजिक आर्थिक नीतियों के अनुरूप अर्थव्यवस्था को ढालने का, कीमतों को कम ज्यादा करने का, जिसको हम कहते हैं ना, रुपया गिर गया, रुपए की कीमत कम हो गई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, ये सारे का साधन नीति निर्धारण का कार्य सरकार इसी बैंक के माध्यम से करती है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की प्रस्तावना में इसके उद्देश्य के बारे में स्पष्ट कर दिया है। क्या कर दे, देखिए, बैंक नोट जारी करने का विनिमयन करना और आरक्षित निधि रखना, जिसको गंगाजड़ी हम कहते हैं, आरक्षित निधि रखना, ताकि भारत में मुद्रा की स्थिरता बनाए रखे, मुद्रा की स्थिरता बनी रहे और देश के हित के लिए देश की मुद्रा तथा ऋण प्रणाली को सामान्य रूप में बनाए रखना, ये इस बैंक के महत्वपूर्ण कार्य थे। मैं फिर से पढ़ता हूं, देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की प्रस्तावना में भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की उद्देश्य के बारे में स्पष्ट कहा गया है कि बैंक नोट जारी करने का विनिमयन करना
और आरक्षित निधि रखना, ताकि भारत में मुद्रा स्थिरता बनी रहे और देश के हित के लिए देश की मुद्रा तथा ऋण प्रणाली को सामान्य रूप में बनाए रखना, ये इसका मूल उद्देश्य है। स्थापना से लेकर के भारतीय रिजर्व बैंक अपनी स्थापना से लेकर के आज तक अपनी जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा से निर्वहन कर रही है, निष्ठा से निभा रही है। ये देश में बैंकिंग व्यवसाय को सुदृढ़ आधार प्रदान करने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल जो है या भूमिका जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बिना शायद भारत में कोई आज का जो आर्थिक ढांचा है वो न बनता, आज की जो बैंकिंग प्रणाली है वो न दिखते। भारतीय संविधान में की गई व्यवस्था तथा देश के सामाजिक आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह जरूरी था कि बैंक गांवों, देहातों, खेड़ों तक पहुंचे और वहां के लोगों को अधिक से अधिक सहायता करें। पहले बैंक निजी क्षेत्र की संपत्ति में थे, आप जानते हैं वो निजी थे, लेकिन बाद में उनका राष्ट्रीयकरण करना पड़ा। उनका कार्य क्षेत्र केवल शहरों तक ही सीमित था पहले निजी बैंकों का, और वहां भी वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। किसी विशिष्ट वर्ग को ही, जो शेयर बाजार या बैंकिंग के क्षेत्र में लोग हैं, उनको ही लाभ पहुंचाना, यही उनका मूल उद्देश्य था पहले। आम जनता से इन बैंकों का कोई सरोकार नहीं था, कोई संबंध नहीं था इन बैंकों के साथ, आम आदमी का, आम औरत का, आम लोगों का। पर सरकार बहुत दिन तक अपने दायित्व के प्रति उदासीन नहीं रह सकी। उसने अपनी सामाजिक नीति के अनुरूप बैंकों के पर नियंत्रण करने की बात सोची, जिससे बैंकिंग जगत में क्रांति आ गई। और 19 जुलाई 1969 को भारत सरकार ने सर्वप्रथम 14 ऐसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जिनकी जमा 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। और ये इंदिरा गांधी जी ने किया, ध्यान रखिए, इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थे। 19 जुलाई 1969 की बात है, 19 जुलाई 1969। बाद में 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके 7 सहायक बैंक पहले से ही सरकारी बैंक थे। इस तरह अब राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कुल मिलाकर 28 हो गई है। सरकार के इस कदम से देश की आर्थिक व्यवस्था में तेजी से सुधार आया और आम जनता के जीवन स्तर में परिवर्तन दिखाई देने लगा। अब लोग अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी रोजगार चुनकर बैंकों के पास आर्थिक सहायता पाने के लिए अर्ज कर सकते थे, आवेदन कर सकते हैं, और बैंक अपने निर्धारित मानदंड के अनुसार उन्हें ऋण देने में आनाकानी नहीं कर सकते, क्योंकि अब वे सरकारी संस्था बनाए गए। क्योंकि सरकार चलती है जनता पर, और जनता के लिए अगर ये काम है तो ये महत्वपूर्ण काम करने के लिए जनता का कोई भी सामान्य से सामान्य आदमी क्यों ना हो, उसका भी खाता निकलेगा, उस पर भी बहुत सी बातें उसकी समझ में आ जाएंगी जो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित हैं। और बैंकों पर सरकार का पूर्णतः नियंत्रण होने के कारण सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के लिए तैयार की गई नीतियों के अनुरूप निर्धन किसानों, भूमिहीन किसानों, खेतीहर मजदूरों, छोटे कारीगरों, कुटीर उद्योगों आदि को हर संभव आर्थिक सहायता देने का प्रयास किया, उन्होंने दी है। लेकिन ऐसा न करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है, हो जाती है। आज ये स्थिति है कि बैंक से देश का हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। आप भी जुड़े हैं, मैं भी जुड़ा हूँ। आप स्कॉलरशिप के लिए जुड़े हैं, मैं पगार के लिए जुड़ा हूँ। ये जरूरी है, ध्यान रखें। ये बैंक समाज के कमजोर एवं निर्धन वर्गों को अत्यंत कम ब्याज में ऋण देते हैं। देखिए, बैंकों ने इतनी योजनाएं शुरू की हैं कि उनके तहत कोई भी व्यक्ति ऋण लेकर के अपना स्वतंत्र कारोबार शुरू कर सकता है। किसी को कुटीर उद्योग करना है, छोटा उद्योग करना है, घरगुती उद्योग करना है, कुछ भी करना है।
हमारे बचपन में देखिए, जब हम 10वीं में पढ़ा करते थे तो हमारे एक चकोर सर थे और उन्होंने कहा कि उस समय बैंक बिस्किट बनाने का कारखाना निकालने के लिए उस जमाने में 1.25 लाख रुपए तक कर्ज दिया करते थे। मतलब ये 1990-91 की बात है। तब से लेकर के आज भी हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में, चाहे छोटा मोटा कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ फाइल दाखिल करो और अपना व्यवसाय शुरू करो इस प्रकार। और इसका बहुत जनों ने फायदा उठाया है। केवल नौकरी करने से ही उपजीविका का साधन मिलता है ऐसा नहीं। अगर हम थोड़ी बहुत पूंजी जमा कर लें, हाँ, थोड़ा बहुत संसाधन उपलब्ध कर लें, कुछ लोग जोड़ लें, तो आप स्वयं का भी व्यवसाय कोई डाल सकते हैं। और उसके लिए अधिक पूंजी ये सरकारी बैंक आपको मुहैया करा सकते हैं। इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और बहुत सी योजनाएं आज भी हैं। आप वाणिज्य विषय के छात्र हैं, इसलिए आपसे एक गृहपाठ दे दूं, ऐसा मुझे लग रहा है कि देखिए कि एसबीआई बैंक हो या कोई भी अन्य बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे नज़दीकी है, महाराष्ट्र बैंक है, या आज जो विलय हो रहा है जैसे कि बैंक ऑफ इलाहाबाद बैंक ऑफ इंडिया में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय, उसका विलय हो चुका है। तो ये जो सारी बैंक है, उस बैंक में अगर आप जाएंगे तो कितने प्रकार के कर्जे मिलते हैं, कितने कर्ज पर कितना ब्याज दिया जा सकता है, करंट अकाउंट क्या होता है, सैलरी अकाउंट क्या होता है, या अन्य अकाउंट क्या होते हैं, कर्जे के अकाउंट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ठीक ढंग से आप उसको समझ पाएंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि ये जब तक आप बैंकिंग नहीं समझ में, बैंकिंग का अ, व्यवहार नहीं समझेंगे, तब तक आपको इस प्रकार की आर्थिक जानकारी नहीं मिल पाएगी। और ये जानकारी आपको मिल सकती है यदि आप इन बैंकिंग क्षेत्रों से संबंध रखते हैं तो। इतना ही नहीं, देखिए, केवल स्वतंत्र कारोबार करके जीवन स्तर सुधारना ये बात नहीं। ये बैंक समाज में जो कमजोर और निर्धन वर्ग हैं, उनको अत्यंत कम ब्याज दर पर, कभी कभी तो बिना ब्याज के भी ऋण देते हैं, और यह ऋण भी उन्हें लंबी अवधि के बाद चुकाना पड़ता है। कई बार तो निर्धनों की सहायता के लिए बिना ब्याज के भी ये ऋण बैंक देते हैं, ताकि उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। सरकार आज बैंकों के माध्यम से गरीबी दूर करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। नहीं, कोई भी सरकार हो, केवल भारत सरकार की बात, मोदी सरकार हो या उसके पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार थी या उसके पहले किसी और की सरकार थी, ये इतने तक सीमित नहीं है। इससे भी ज्यादा कि जो भी सरकार आएगी वह अधिक से अधिक गरीबों का कल्याण करने की सोचती है, हालांकि उसमें अपना कल्याण कर लेती है। एक उदाहरण मैं बताऊं आपको, हालांकि ये कितना उपयुक्त है आज की तासिका के लिए मैं नहीं जानता, लेकिन ये आपको बात पता होनी चाहिए। कुछ दिन पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा 2 बार राष्ट्रपति बनकर के रिटायर, उनकी और तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होने का कोई अवसर ही नहीं होता। तो उन्होंने बाद में जाकर के एक छोटे से फर्म में क्लर्क की नौकरी शुरू की है। और हमारे यहाँ एक सामान्य गांव का सामान्य सरपंच भी कम से कम 7 पीढ़ियों का भ्रष्टाचार करके अपनी 7 पीढ़ियों के लिए वो पैसा इकट्ठा करके रख सकता है। ये हमारी व्यवस्था की कमजोरियां हैं। लेकिन फिर भी जहाँ तक जन सामान्य की बात है, गरीबों की बात है, उनके लिए बहुत आर्थिक मदद करने का कार्य ये राष्ट्रीयकृत बैंक करते हैं, जिनसे हमारे देश में जो दारिद्र्य पहले था वो बहुत कम हो चुका है। और बहुत सारे निम्न वर्ग के लोग निम्न मध्य वर्ग में आए हैं, निम्न मध्य वर्ग के लोग मध्य वर्ग में आए हैं, मध्य वर्ग के लोग ऊपर के वर्ग में आ चुके हैं। और आज ऐसी स्थिति है कि हमारे 28% लोग, 28% से भी ज़्यादा होंगे, 28% लोग लगभग आज यानी लाखों की संपत्ति अपने पास लिए हुए हैं और अपना व्यवसाय बहुत बढ़िया ढंग से कर रहे हैं। और उसके लिए ये बैंक का ऋण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके उपरांत हम देखते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे जो रह रहे लोग हैं, जिसको हम बीपीएल कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग कहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी हर संभव सहायता देने के लिए बैंक उद्योग की बहुत भूमिका
अत्यंत सराहनीय रही है, स्वागतार्ह रही है। इस संबंध में आज देश के दूर दराज के इलाकों में गोष्ठियां और परिचर्चाएं आयोजित की जाती हैं ताकि समाज के पिछड़े वर्गों की ज़रूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। राष्ट्रीयकरण से पहले बैंकों का विस्तार केवल शहरों तक मर्यादित था, सीमित था, और वह भी बड़े बड़े नगरों तक, जैसे मुंबई है, पुणे है, या नागपुर जैसे महाराष्ट्र के शहर हैं, या संपूर्ण भारतवर्ष में जैसे दिल्ली जैसा शहर है, चेन्नई जैसा शहर है, बंगलोर है, मैसूर है, इलाहाबाद है, ऐसे कुछ बड़े बड़े शहरों तक ही ये सीमित था। एक बार बैंक राष्ट्रीयकृत हो गई तो उसकी शाखाएं छोटे छोटे शहरों में भी निकलने लग गई, देहातों में भी निकलने लगी, और आज आपको एक भी गांव ऐसा नहीं मिलेगा, मैं गांव कर रहा हूँ, बस्ती नहीं, प्रत्येक गांव में किस राष्ट्रीयकृत बैंक का कार्यालय होता ही है। इसके बाद उनके कार्यक्षेत्र तथा शाखा विस्तार में इतनी तेजी आई कि आधुनिक बैंकिंग के इतिहास में विश्व में उनकी तुलना नहीं की जा सकती। इसका मूल कारण यह है, संपूर्ण विश्व भर में जितनी जनसंख्या है उसके लगभग 12-13% से भी ज्यादा अकेले भारत की उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ हर चीज जो नहीं है तो अधिक लोगों तक पहुंच जाती है, पहुंचानी पड़ती है, और इस वजह से हमें विस्तार दिखता है, लेकिन ये विस्तार जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है। अभी मोदी जी ने जीरो बजट खाता सभी का निकालने की कोशिश की थी और उसमें वे सफल भी हुए थे, क्योंकि जिस व्यक्ति को अनुदान देना है, चाहे वो खेतीहर मजदूर हो, किसान हो, तो वो उसके सीधे खाते में जाना चाहिए, इसलिए पहले खाता निकालना पड़ेगा। इस प्रकार से व्यवस्था ये की गई है। जुलाई 1969 में वाणिज्य बैंकों की तुलना, कमर्शियल बैंकों की तुलना 8,000 बैंकों की कुल संख्या देखें तो 8,321 शाखाएं थी, जो जून 1987 में 53,250 के लगभग हो गई, और पिछले 28 वर्षों में उनकी संख्या में 6 गुना वृद्धि हो चुकी है। इस प्रकार बैंकों की कुल जमा राशि, जहां राष्ट्रीयकरण के समय लगभग 5,000 करोड़ रुपए थी, आज वो बढ़कर के 94,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। अब शायद ये भी कम होगी, क्योंकि ये जो पुस्तक जब रची गई थी उसको भी अब 10 वर्ष हो गए, अब बहुत कुछ बड़ी होगी। राष्ट्रीय आय में जमा का अनुपात पहले केवल 15% था, 15.2, 15.2, 15.2% था, और आज बढ़ करके वह 50% के लगभग हो गया है। 15 कहाँ और 50 कहाँ। यही नहीं, पहले जैसे क्षेत्रीय असमानता जैसी क्षेत्रीय असमानता अब नहीं रही है। पहले यहाँ औसतन 65,000 की आबादी पर एक बैंक शाखा होती थी। आज यह संख्या घट करके 13,000, मतलब 13,000 लोगों पर एक बैंक की शाखा। इस प्रकार से यह पकड़ा जा रहा है। यही नहीं, पहले जैसी क्षेत्रीय असमानता भी आज नहीं है। मतलब ये 13,000 हो गई, संख्या घट करके 13,000 हो गई पहले, मतलब 13,000 व्यक्तियों के प्रति एक बैंक की शाखा, इस प्रकार का अनुपात अब बन चुका है। शायद आज उससे भी कम हुआ होगा, 12,000 हुआ होगा, ये 10,000 हुआ होगा। आज आधे से अधिक बैंक शाखाएं ग्रामीण इलाकों में हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले जहां लोग बैंकों तक पहुंचते थे, आज बैंक लोगों तक पहुंच चुका है, स्वयं पहुंच गया है, और उनकी हर संभव सहायता करने के लिए अपना दरवाजा खोले हुए है। एक और मजेदार बात यहाँ आ गई है कि मनुष्य को, अब समझिए मुझे कुछ रुपए निकालने हैं,
तो मुझे बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एटीएम से पैसे निकाल सकता हूँ। और फिर दूसरी चीज़, मुझे किसी को भेजने हैं पैसे कुछ, जैसे मैंने अभी श्री तेजपाल धामा नाम के हिंदी के बड़े लेखक की 23 पुस्तकें मंगवाई, वो कल तक पहुंच जाएंगी। 5,500 की पुस्तकें उन्होंने मंगवा दी, तो मैंने ले ली। तो इस प्रकार से देखिए कि केवल एक गूगल पे ऐप से भी 1 मिनट में मैं अपनी ऑर्डर दे सकता हूँ। इतना ही नहीं, जो केवल पुस्तकों की बातें नहीं हैं कि अन्य भी अनेक बातें हमें इस ऑनलाइन बाजार के रूप में हमें मिल जाती हैं। बस हमें उसका पेमेंट ऑनलाइन करना पड़ता है, इतना ही फर्क है। बैंकिंग का कारोबार आज कई स्तरों पर हो रहा है। वित्त मंत्रालय के अधीन बैंकिंग प्रभाग बैंकिंग संबंधी नीतियों का निर्धारक है। कौन करता है ये निर्धारण? वित्त मंत्रालय करता है, जिसके अधीन बैंकिंग प्रभार नाम का जो विभाग है, वो विभाग तैयारी करता है। और यह भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से और उसके परामर्श, परामर्श मतलब मराठी में सल्ला, हिंदी में सलाह है, किसकी सलाह से करता है? रिजर्व बैंक की सहायता से। बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, शहरी सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक और सहकारी बैंक तो सम्मिलित होते ही हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि बैंक, हाँ, शायद वो मुझसे ज़्यादा आपको पता होंगे उनके शॉर्ट फॉर्म क्या है वगैरह वगैरह, और सहकार भूमि विकास बैंक, आयात निर्यात बैंक, बहुत से देखिए यहाँ है इसमें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भू विकास बैंक, सहकारी बैंक सम्मिलित तो होते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा आयात निर्यात बैंक भी शामिल होते हैं। ये सभी बैंक एक साथ मिलकर के राष्ट्रीय नीति एवं लक्ष्यों के अनुरूप देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए लगे हुए हैं। आज समाज के विभिन्न स्तरों में उसका ध्यान रख करके, विभिन्न स्तरों का स्थान का ध्यान रख करके उनके अनुरूप योजनाएं तैयार की जाती हैं, पास की जाते हैं वगैरह वगैरह। और संबंधित बैंकों से इन योजनाओं का लक्ष्य पूरा करने के लिए कहा जाता है। जैसे सभी वाणिज्य बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, वे वाणिज्य बैंकों से कहा गया है कि वे अपने कुल ऋण का 40% अंश प्राथमिकता क्षेत्रों को दें। मतलब जो पहले एकदम में प्राथम में यूं कहेंगे कि जो शुरुआती काम करने वाले लोग हैं उनके लिए दे दें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रिजर्व बैंक का कार्य किस प्रकार बढ़ रहा है, या वाणिज्य बैंकों का कार्य किस प्रकार बढ़ रहा है। सभी वाणिज्य बैंकों से कहा गया है कि वे अपने कुल ऋण का 40% प्राथमिकता के क्षेत्रों को दे दें। इसके अलावा बैंकों से यह भी कहा गया है कि समाज के कमजोर वर्गों के विभेदन ब्याज दर की योजना के अंतर्गत 4% वार्षिक ब्याज दर पर, ध्यान रखिए यहाँ महीने का नहीं, वार्षिक, मतलब आपने समझिए 100 रुपए लिए तो उसका ब्याज केवल 4 रुपए हो जाएगा पूरे वर्ष में। लेकिन आजकल ब्याज पर ब्याज लगाए जा रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज लगाए जा रहे हैं, इतना नहीं, दर माह दर सैकड़ा, मतलब वो दर साल से दर माह तक आ गया। तो इससे भी बहुत लूटा जा रहा है सामान्य लोगों को बैंकों की ओर से, ये भी सच्चाई है। विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत 4% वार्षिक ब्याज पर दर वे मुहैया करें। अभी हाल में, मुझे कुछ दिन पहले, सरकार ने बैंकों से लोन मेला के अंतर्गत गरीबों को ऋण प्रदान करने के लिए कहा गया। इन सभी कार्यक्रमों का लक्ष्य है समाज के अब तक के उपेक्षित वर्गों को विविध माध्यमों से आर्थिक सहायता पहुंचाना। लक्ष्य प्राप्ति में बैंकों का भरपूर सहयोग मिल रहा है और उसके प्रमाण आज के गांव हैं।
पिछले 2 दशकों से बैंकिंग क्षेत्र में क्रांति सी हो गई। यह क्रांति बैंकों के आधुनिक तकनीकों का शुरुआत हुआ था। आधुनिक तकनीक के द्वारा, पहले कंप्यूटर नहीं थे, सब हाथ से काम हुआ करता था, लेकिन आज कंप्यूटर से अगर आपको कोई डीडी चाहिए तो आपको कंप्यूटर प्रिंटेड मिलेगा। कोई अगर आपको चेक चाहिए तो चेक का नंबर आपकी चेक पर प्रिंटेड मिलता रहता है। इसका कारण यह है कि उसमें कंप्यूटर की बात आ गई। चूंकि अब बैंकिंग का काम इतना जटिल और इतना व्यापक हो गया है कि उसे हाथ से निपटाना कठिन है, इसलिए उसमें सूचना प्रौद्योगिकी, जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, विद्युत मशीनरी एवं कंप्यूटरों का प्रयोग अनेक स्तरों पर शुरू हो गया है। इससे ग्राहकों, बैंक कर्मचारियों तथा इधर अनेक लोगों को काफी लाभ पहुंच रहा है। बैंकिंग संबंधी सूचनाएं एकत्र करने के लिए आज माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है, ताकि बैंकिंग के विषय में अद्यतन जानकारी रखी जाए। आज सूचना एकत्र करने के लिए बैंकों में भी स्पर्धा लगने लगी है। और ध्यान रखिए, जैसे आप गूगल पे से या किसी फोन पे से कोई अपनी राशि थोड़ी बहुत अंतरित करते हैं तो झट से उस बैंक को पता चलता है, और वो बैंक फिर आप किस विषय में निवेश करते हैं, कहाँ पैसा खर्च करते हैं, ये सारी जानकारी उनके पास होती है। आपके मोबाइल पर वो जानकारी आती रहती है कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। इससे ग्राहकों, बैंक कर्मचारियों, इधर उधर काफी लाभ हो रहा है। बैंकिंग संबंधी सूचनाएं एकत्र करने के लिए आज माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है, ताकि बैंकिंग के विषय में अद्यतन जानकारी हो सके। आज सूचना एकत्रित करने के लिए बैंकों में स्पर्धा चल रही है। दूसरे शब्दों में वर्तमान बैंकिंग सूचना आधारित हो चुका है। आज बैंकों में अनेक प्रकार के विद्युत मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे उनके काम में तीव्रता, शुद्धता तथा एकरूपता आ जाए। हमारा समय समाप्त हो रहा है। आज हम यहीं रुक जाएंगे। कल की तासिका में ये एकरूपता कैसी है, इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।